Okay, are we live? Yes, yes, yes. Hi guys, hello everyone. Welcome to NEET Adda 24/7, your one-stop solution for physics, chemistry and biology. Yes, बच्चा बाड़ी, how are you? तो कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, किस किसने किया है, किस किसने नहीं किया, पहले तो सच सच बताओ। अगर आप एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी की डीपीपीज नहीं लगा रहे हैं तो टेक्निकली पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं और क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं बच्चों। तो इतने सारे बच्चे जो हैं हैप्पी गुरु पूर्णिमा की विशेस मुझे दे रहे हैं, तो उनको सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच। आप क्लास में आए, अब क्लास में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैट्स में दिल बना दीजिए। जितनी आपके अंदर एनर्जी उतनी ही हमारे अंदर एनर्जी होती है गाइस, है ना भाई। गुरु को भी तभी ताकत मिलती है जब शिष्य के अंदर एक्साइटमेंट हो। तो कल का होमवर्क मैंने दिया था, अब हम प्लांट किंगडम को शुरू करेंगे, फिर इसकी भी डीपीपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, फिर आपको एक दिन का होमवर्क दिया जाएगा और इस चैप्टर के बाद हम शुरू करेंगे धासु चैप्टर। ठीक है, गैस करना कौन सा है वो। ठीक है, तो कैसे बच्चा, चलो आज स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। बच्चों पता नहीं क्यों टफ लगता है, बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको बिल्कुल अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। आई नो आपके इंस्टीट्यूट्स में बहुत अच्छे अच्छे नोट्स लिखवाए होंगे आपके टीचर्स ने, बहुत सुंदर भी होंगे, बहुत अच्छे भी होंगे, ट्रिक्स भी होगी, बट बिना एनसीईआरटी किए अभी प्रिपरेशन अधूरी है। तो उस अधूरी प्रिपरेशन को पूरा मैं कराने जा रही हूँ एनसीईआरटी मार्किंग के साथ। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज कितने बच्चे पहली बार देख रहे हैं सेशन को, ये बताओ। कितने बच्चे ऐसे जो पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं बेटा हमारे पेड बैचेस भी हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए। अगर आप हमारे 32 बुक्स का सेट चाहते हैं तो अभी तो सिर्फ 11,899 रुपीज का है, गुरु पूर्णिमा ऑफर है, आज आप ले सकते हैं, इससे सस्ता कभी नहीं होने वाला कुछ भी। फिर 5,000 रुपये में हमारे सारे लाइव बैचेस मिल जाएंगे साल भर के। अगर आपको हमारा एक बैच चाहिए कि ठीक है मैम एक बैच से मैं पढ़ लूंगा, वो भी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, और अगर सिर्फ बायो आप में से डिटेल में भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी है। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। कोड है G² मैम का, और ये है मेरा फोन नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हैं बैच रिलेटेड क्वेरीज के लिए। ठीक है, इतने सारे बच्चे पहली बार आए हैं, ओ माय गॉड, सही में। प्लीज एनीवन टेल मी बाय वाचिंग दिस वीडियो डेली इज इनफ फॉर NEET 2026। पहले पूरा कर तो ले डेली। कहना बहुत आसान है, करने वाले बहुत ही कम होते हैं। हाँ मैम, अगर ले लिया हो तो कुछ नहीं, बताइए हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं फिर। ठीक है, फिर हमारी तारीफ कीजिए अच्छे से। चलो बच्चों, ये तो हो गया मस्ती और मजाक। आज का प्लांट किंगडम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। भाई एनर्जी नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ा सकती बिना एनर्जी के, मेरे को तो एनर्जी फुल टू चाहिए। आई वॉन्ट फुल टू एनर्जी इन द चैट सेक्शन, फुल टू एनर्जी। चलो भाई, दिल कहाँ है, वो लाइक कहाँ है, वो बातें कहाँ हैं जो अच्छी अच्छी होती है। मैम मैं तो आपसे 10 बजे बैच से पढ़ाई करके आई। हाँ हाँ थैंक यू। ओ परिणीता ये रही, आज ही से डांट पड़ी थी शायद बैच में। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दिल आ जाएगा, प्लांट किंगडम से शुरू कर रहे हैं। तो प्लांट किंगडम, जैसे कि आपने देखा बेटा लास्ट चैप्टर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था, उसके अंदर मैंने प्लांट ही आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया था। ये कहा था मैंने कि मैं नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगी, जिसमें हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बहुत डिटेल में करने वाले हैं। तो अब समय आ चुका है, चलिए देखिए। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन। हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, यस और नो, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था और किस ईयर में दिया था, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था और कब दिया था। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल भी है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें RH व्हिटेकर ने दिया था, साल था हमारा 1969। ठीक है,
where he suggested that the 5 kingdom classification, और इस 5 kingdom classification में उन्होंने बैक्टीरिया वाला किंगडम कौन सा दिया था, मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कौन सा था, प्रोटिस्टा, फिर हेटेरोट्रॉफ्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स ये कौन सा था, फंजी, फिर था हमारा प्लांटी एंड लास्ट था हमारा एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम थे जो हमें R.H. विटेकर ने दिए थे। ये 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, एनिमेलिया एंड प्लांटी। अब इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। एक सेकेंड, ओके ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटी, पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम। आज यही पढ़ेंगे, बिल्कुल फोकस से पढ़ेंगे, फोकस के साथ। नाउ वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर द टाइम। देखो सोच बदलती है, जैसे जैसे समय बदलता है सोच बदलती है। आप जेन जी हैं, हम जेन ओल्ड हैं, हमारी सोच आपसे बहुत अलग है, बट मैं बता दूं कि हमारी सोच आपसे बेहतर है। ठीक है। Now fungi and members of the Monera and Protista having cell walls have now been excluded from Plantae through earlier classification placed them in the same kingdom। तो अब प्लांटी के अंदर ना ही मोनेरा आता है, ना ही फंजी आता है और ना ही प्रोटिस्टा आता है, क्योंकि इनके हमने अलग से किंगडम बना दिए हैं। ऐसा नहीं कि इनके पास सेल वॉल है तो इन सबको भी एक ही किंगडम में डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, सो द साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया कौन से किंगडम को बिलोंग करता है ये बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। साइनोबैक्टीरिया बिलोंग्स टू मोनेरा। अब ये प्लांटी की जगह किस किंगडम में आता है बच्चों, मोनेरा में। That are also referred to as blue-green algae are not algae anymore। नाम में algae है, बट अब ये algae नहीं है anymore, तो नाम पे नहीं जाने का, कॉन्सेप्ट पे जाने का। In this chapter we will describe algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperms under Plantae। तो इस चैप्टर में हम 5 चीजें पढ़ने वाले हैं डिटेल में। पहला है algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, एंजियोस्पर्म्स। ये 5 चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू करते हैं। थोड़ा सा गला बैठा बैठा सा लग रहा है, आज ज्यादा पढ़ा दिया था आज मैंने ना सुबह वाली क्लास में बच्चों को। मैम जेन ओल्ड नहीं मैम, अच्छा चलिए आइए देखिए, लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स को देखते हैं to understand some of the concerns that influence the classification system। The earliest system of classification used। अब यहाँ से earliest system of classification आ रहा है जहाँ से नीट का लास्ट ईयर का सवाल आया है, तो इसलिए सब ध्यान से सुनेंगे। The earliest system of classification used only, पहले के जो सिस्टम थे क्लासिफिकेशन के थे वो क्या यूज करते थे, सिर्फ superficial morphological characters such as habit, color, number, शेप ऑफ लीफ एक्सेट्रा। तो पहले का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो किस पे बेस्ड था, जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। हाँ जी, किस पे बेस्ड था पहले वाला? पहले वाला सिस्टम बेस्ड था सुपरफिशियल या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ओल्ड सिस्टम। दिखने में कैसा है, सिर्फ दिखने से पता लगाएंगे कि ये हमारी गर्लफ्रेंड बन सकती है या नहीं बन सकती, या सीरत भी देखेंगे, सिर्फ सूरत नहीं सीरत से भी बात बनती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर देखें, सो दे वर बेस्ड मेनली ऑन, सो दिस ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज मेनली बेस्ड ऑन सुपरफिशियल कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर विच वॉज गिवन बाय लिनेनियस। Such systems were artificial। तो इसके बारे में एक बार लिख लेते हैं, इसे रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा था, बताइए मैम को। पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन सा था बच्चों? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था सबसे पुराना। एंड दिस आर्टिफिशियल सिस्टम वाज गिवन बाय लिनेनियस। किसने दिया था इसको? लिनेनियस ने दिया था इसको। किसने दिया था? लिनेनियस। क्या हो गया?
लिनेनियस ने दिया था, और इनके हिसाब से इन्होंने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सेकंड कौन सा लिखा है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, एंड तीसरा क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम। तीसरा क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम, स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम। पहला वाला पार्ट सबको क्लियर है, यस और नो, जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। पहला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, लिनेनियस ने। किसके ऊपर आधारित था, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे, या स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम पे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सच सिस्टम्स वर आर्टिफिशियल, ये हमने लिख लिया बच्चों। नाउ दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। इनके बेसिस पे इन्होंने कहा इसकी आंखें ऐसी, ये अलग स्पीशीज, ठीक है, इसकी आंखें ऐसी, ये अलग स्पीशीज। ऐसा थोड़ी होता है। तो ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि इन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को भी अलग अलग कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका ड्रॉबैक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले सिस्टम का ड्रॉबैक क्या था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का, कि इवन दे सेपरेटेड व्हाट, यस दे सेपरेटेड व्हाट, हाँ जी, दे सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यस। अभी रुक जा, तेरी सारी गूगल मीटिंग कराते हैं, रुक जा जरा नालायक। हाँ, आज मूड ऑफ है। हाँ, तेरी शक्ल देखते मैसेज पढ़ते ही मूड ऑफ होता है नालायक। चलो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव and sexual characters. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. So दूसरा drawback क्या था artificial system का, कि इन्होंने equal weightage, gave equal weightage to vegetative and sexual कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दी, जो कि गलत है मेरे बच्चों, जो कि गलत है, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो आसानी से बदल जाते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, बट सेक्सुअल कैरेक्टर्स आसानी से नहीं बदलते, क्योंकि ये कहाँ स्टोर्ड होते हैं, ये सारे के सारे गोनाड्स में स्टोर्ड होते हैं, जैसे कि अपने ओवरीज एंड टेस्टिस में। तो अगर जर्म सेल में कोई चेंज होगा तो चेंज होगा, वरना चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया पहला। एक बार वापस से रिवाइज कर ले गाइस, इसको फटाफट से आंसर देंगे सब चैट सेक्शन में। Who gave the artificial classification system? किसने दिया था? चलो इसको एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। मुझे पता है इस चैप्टर में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो बार बार रिवाइज करके पढ़ेंगे। किसने दिया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम? किसने दिया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम? यस, कम ऑन, आंसर्स उतनी स्पीड से आने चाहिए जितनी मैम स्पीड से लिख रही है। लिनेनियस ने। किसने? लिनेनियस ने। नाउ दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन 3 थिंग्स। इसका बेसिस क्या था इस क्लासिफिकेशन का? पहला, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। पहला क्या था? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। दूसरा क्या था? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। दूसरा क्या था? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। और तीसरा क्या था? द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि एंड्रोशियम। स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि एंड्रोशियम। ठीक है, अब आते हैं ड्रॉबैक्स। क्या निकम्मापन हुआ इस पूरी थ्योरी के दौरान? पहला क्या था कि इवन दे क्लासिफाइड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। क्यों भाई, जब सेम दिख रहे हैं तो क्यों करना है क्लासिफाई? क्यों हर जगह उंगली करनी है भाई? ठीक है, तो पहला क्या था? क्लासिफाइड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, जो कि नहीं करना चाहिए था बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। दूसरा ड्रॉबैक क्या था? इक्वल
वेटेज दी गई, इक्वल वेटेज दी गई किन कैरेक्टर्स को? दो, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी और सेक्सुअल कैरेक्टर को, जो कि गलत है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं ये किससे इजीली इन्फ्लुएंस होते हैं? दे आर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट, इसलिए ये गलत है। तो जब सिस्टम है गलत है तो ये नया सिस्टम बनाए या नहीं बनाए बच्चा बाड़ी? बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, नया सिस्टम बनाए या नहीं बनाए? बच्चे कहेंगे यस मैम, बनाइए नया सिस्टम, हम आपके साथ हैं। चलो आओ भाई नया सिस्टम बनाते हैं बच्चों। अब एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज डेवलप्ड। तो अब आर्टिफिशियल से काम नहीं चल रहा, अभी नेचुरल चाहिए, ठीक है। अब कौन सा सिस्टम आया है? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड which were based on natural affinities of organism। तो ये किस पे बेस्ड है? natural affinities among organism and consider not only the external characters, यानी कि ये सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पे बेस्ड नहीं है, बल्कि ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये बेस्ड है किस पे? इंटरनल फीचर्स पे, like ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry. And this natural classification system was given by Bentham and Joseph Dalton Hooker. Bentham and Hooker. तो आइए इसको फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। आ जाओ बच्चों, यहाँ लिख लेते बच्चों। मेरी आवाज खराब हो रही है बच्चों, बट कोई नहीं। Natural classification system. So this natural classification system was given by, किसने दिया था ये? पता नहीं मेरे गले को क्या हो गया एकदम से, सुबह तो ठीक था। आराम आराम से बोलते हो फिर ठीक हो जाएगा। Okay, so this system, this classification system was based given by Bentham and Hooker. Bentham and Hooker ने दिया था। And इसका बेसिस क्या था? क्या क्या बेसिस थे बच्चों इसके? अभी तो बताया प्रीति, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावर इज एंड्रोशियम। सुनते क्यों नहीं हो तुम क्लास में? हैं? पिटाई कर दूंगी मैं। एक्सटर्नल फीचर पे भी बेस्ड था और इंटरनल फीचर्स पे भी बेस्ड है। इंटरनल फीचर्स जैसे एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। अब एक बच्चा पूछ रहा मैम फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? फाइटो मीन्स प्लांट सेल, द केमिस्ट्री ऑफ प्लांट सेल। क्या मतलब है इसका? केमिस्ट्री ऑफ प्लांट सेल, केमिस्ट्री ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एट प्रेजेंट, आर्टिफिशियल भी हो गया, नेचुरल भी हो गया। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। नाउ व्हाट इज फाइलोजेनेटिक? जब भी आप पूरी बायोलॉजी में फाइलोजेनेटिक वर्ड देखेंगे तो इट इज रिलेटेड टू एवोल्यूशन। इट इज रिलेटेड टू व्हाट? एवोल्यूशन। रिलेटेड टू एवोल्यूशन। सिस्टम बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आ गया ना? सो फाइलोजेनेटिक किससे बेस्ड है बच्चों? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से। किस पे बेस्ड है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। Between the various organisms are acceptable. This assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. Very very important line. इसको तो highlight करना चाहिए कि organisms belonging to same taxa or category have a common ancestor. इसका मतलब क्या है? अगर दो organisms सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, सेम टैक्सा को बिलोंग करते हैं, तो उससे क्या पता लगता है कि दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। नाउ वी यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेस टू हेल्प्स
resolve difficulties in classification. Now these become more important when there is no supporting fossil evidence. अगर fossil evidence नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा evolutionary relationship बताना. अगर हमारे पास fossil है तो आसान हो जाएगा क्या बताना, उसका evolutionary relationship. ठीक है, अब आगे चलते हैं. बेटा आपको स्पैम करने को किसने बोला है? मैं सारा पढ़ाना छोड़ के आपका डाउट लूंगी, आपको ऐसा लगता है? जब ब्रायोफाइट्स आएगा हम तब ये लेंगे डाउट. स्पैम करना भी बंद करो. मुझे अच्छा नहीं लगता इफ somebody spams my chat section, क्योंकि मैं बहुत शिद्दत से पढ़ाती हूँ बच्चों को. जब पढ़ाती हूँ बहुत शिद्दत से, मेरा पूरा फोकस होता है. मुझे बहुत अच्छा लगता है. 100 बच्चे भी पढ़ेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो 100 बच्चे भी अच्छे से पढ़ेंगे, आई विल लाइक दैट. मैं लाखों की फौज बनाऊं और रिजल्ट थोड़ा सा दूं. सॉरी, 100 बच्चे बैठे उसमें से 90 बच्चे भी मस्त स्कोर कर लिए ना बायो में, आई एम हैप्पी. तो प्लीज डू नॉट स्पैम. ठीक है, चलिए अब आते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. ये एक और टैक्सोनॉमी है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जिसे हम कहते हैं. नाउ विच इज नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स. अब इसके लिए कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के लिए. ये क्या होता है बेटा? देखो इसको ऐसे समझो कि आप 2 बहनें हैं. ठीक है, 2 बहनों की आंखों को 1, ठीक है, माथे को 2, गालों को 3, लिप्स को 4, ऐसे हमने नंबरिंग कर दी. फिर हम देखेंगे अच्छा आंखें बिल्कुल सेम है, सेम, 1 सेम. अच्छा चीक्स का पैटर्न भी बिल्कुल सेम है, 2 सेम. तो ऐसे हम कंपेयर करते हैं. व्हेन वी गिव देम नंबरिंग, वी गिव कैरेक्टर्स को हम क्या देते हैं? नंबरिंग देते हैं बच्चों. ठीक है, सो दिस इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स. नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन्ड टू ऑल कैरेक्टर्स and the data are then processed. In this way each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered and compared. ठीक है बच्चों, ये हमारी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. साइटो टैक्सोनॉमी. साइटो का मतलब क्या होता है? सेल. यानी कि ऐसी टैक्सोनॉमी, ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन सेल केमिस्ट्री. यहाँ पे सेल की केमिस्ट्री पे बेस्ड है. That is based on the cytological information like chromosome number. कितना क्रोमोसोम नंबर है दोनों स्पीशीज का. जैसे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल, बिहेवियर ऑफ सेल. कीमोटैक्सोनॉमी, केमिकल कॉम्पोजिशन. That uses the chemical constituents of the plant to resolve confusion and are also used taxonomies these days. तो ये सारी चीजें हैं जो अलग अलग चीजें हैं. सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी एवरीवन इन द चैट सेक्शन? सबसे पहले वाली हमने कौन सी पढ़ी? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम विच वॉज गिवन बाय लिनेनियस. दूसरा कौन सा पढ़ा हमने? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम विच वॉज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर. When the classification is based on evolutionary relationship, it is called as phylogenetic classification system. Now, when the number and codes are assigned to each observable character, then this type of taxonomy is called as numerical taxonomy. When the taxonomy is based on, या classification is based on the chemical composition or chemical constituents of plant cell, it is called as phytotaxonomy. ठीक है? When the classification is based on the structure of cell, it is called as cytotaxonomy. करा दिया सारा रिवाइज? अगर यहाँ से मैच द फॉलोइंग आएंगे, गड़बड़ तो नहीं करोगे? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में एवरीवन, क्योंकि अब हम शुरू करेंगे एल्गी. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर्स. एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, ठीक है, मॉर्फोलॉजी. आइए एल्गी पे आ रहे हैं अब हम. एल्गी, आइए एल्गी. एल्गी क्या है? क्या ये बहुत प्रिमिटिव प्लांट्स है, बहुत एडवांस प्लांट है? आखिर है तो है क्या यार मेरे बच्चों? ये बहुत प्रिमिटिव है, बहुत एडवांस है, कैसे है ये? चलिए आइए देखते हैं. तो सबसे पहले एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, यानी कि क्लोरोफिल बियरिंग से ही पता लग गया कि एल्गी कैसी होगी? ऑटोट्रॉफिक. कैसी होगी मेरे बच्चों? ऑटोट्रॉफिक. बहुत सिंपल होती है, तुम लोग की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है एल्गी का. इसकी जो बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है. थैलॉइड बॉडी का मतलब क्या होता है?
अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है, ना रूट अलग से है, ना स्टेम अलग से है, ना रूट है, ना शूट है, ना फ्लावर है, कुछ अलग से नहीं है, ना लीव्स है. सो द बॉडी इज अनडिफरेंशिएटेड बॉडी. क्या मतलब होता है थैलॉइड का? थैलॉइड का मतलब होता है इट इज अनडिफरेंशिएटेड बॉडी. नो रूट्स, ना ही रूट्स है, ना ही स्टेम है, ना ही अलग से लीव्स है, कुछ नहीं है डिफरेंशिएटेड, कुछ अलग अलग नहीं है. ऑटोट्रॉफिक यानी कि खुद से खाना बनाते हैं. लार्जली एक्वेटिक यानी कि ये पानी में रहना पसंद करती है बजाय धरती के. यहाँ पे दो तरह का पानी आपको देखने को मिलेगा, फ्रेश वाटर भी और मरीन वाटर भी. यानी कि समुद्री जल में भी मिलेगी और ये फ्रेश वाटर में भी मिलेगी. ठीक है. दे आकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स. ऐसे नहीं सिर्फ पानी में ही रहते हो, और जगह पे भी देखने को मिलती है, जैसे मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल, वुड, यहां पे भी ग्रो हो सकती है हमारी एल्गी. सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगस. ये क्या कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसी भी एल्गी होती है जो एल्गी फंगस के साथ मिलके एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, जिसका क्या नाम है? लाइकेंस. क्या नाम है उसका? लाइकेंस. और लाइकेंस क्या होते हैं ये मैम ने बताया था लास्ट चैप्टर में, तो जल्दी से बताओ क्या होते हैं लाइकेंस? लाइकेंस होते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर्स. जहां ज्यादा पॉल्यूशन होता है ये वहां पे ग्रो नहीं करते हैं. एंड एनिमल्स, कई बार एल्गी एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन में रहती है, जैसे ब्राडिपस, जैसे स्लॉथ. महाआलसी तुम्हारी तरह मेरे बच्चों, महाआलसी. ना ये हिलता है ना तुम हिलते हो, एक ही जगह पे पड़े रहते हो, वहीं पे पढ़ना, वहीं खाना, वहीं हंगना. ये भी तुम्हारी तरह ही है. तो कई बार एल्गी किसके एसोसिएशन में होती है? साथ में स्लॉथ यानी कि ब्राडिपस. ये उसके शरीर पर उगनी शुरू हो जाती है. तो ब्राडिपस हरे रंग का दिखने लगता है, तो कैमोफ्लेज से डिफेंस मिलता है अगेंस्ट प्रेडेटर्स. और एल्गी को क्या मिलती है? जगह मिलती है ग्रो करने के लिए. ठीक है. फिर आते हैं नेक्स्ट. द फॉर्म एंड द साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल. अभी एल्गी क्या हो सकती है? यूनिसेल्युलर. एल्गी क्या हो सकती है? मल्टी सेल्युलर. कैसी भी हो सकती है एल्गी, बहुत लंबी लंबी भी हो सकती है, जैसे केल्प्स 100 मीटर तक ग्रो करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी भी होती है. ठीक है. रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल. अब यहाँ पे ये कॉलोनियल भी हो सकती है क्या? हमारी एल्गी. और कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल क्या है? वॉल्वॉक्स. कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? वॉल्वॉक्स. फॉर्म्स लाइक वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा. ठीक है. ऐसी हमारी फिलामेंटस भी हो सकती है एल्गी, जिसका एग्जाम्पल क्या है? यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा. तो किस किस फॉर्म में हो सकती है एल्गी? पहली फॉर्म कौन सी है? कॉलोनियल. कॉलोनियल का एग्जाम्पल क्या है? वॉल्वॉक्स. या हमारी एल्गी कैसी हो सकती है? फिलामेंटस. फिलामेंटस का एग्जाम्पल क्या है? यूलोथ्रिक्स. क्या है? यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा. एंड क्या है? स्पाइरोगायरा. ठीक है बच्चों, ये हो गए एग्जाम्पल. ऐसे लिखते भी चलो. अब इसको याद करने की ट्रिक क्या मैं अभी तुम्हें सब बताऊंगी, डोंट वरी. अ फ्यू ऑफ द मरीन फॉर्म्स, जैसे कि जो समुद्री जल में मिलती है, उसका एग्जाम्पल है केल्प्स, ब्राउन एल्गी. केल्प्स क्या होती है? ब्राउन एल्गी होती है जो 100 मीटर तक ग्रो करती है. क्या होती है ये ब्राउन एल्गी होती है जो 100 मीटर तक ग्रो करती है. बहुत लंबी लंबी 10-10 माला जितनी होती है. ठीक है. अब आते हैं इसके रिप्रोडक्शन पे. यस, आ जाओ. द एल्गी रिप्रोड्यूस. एल्गी का रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है. कितने तरीके से होता है? मैम के साथ बोलिए सब. 3 तरीके से होता है. कैसे होता है? पहला कौन सा तरीका है मेरे बच्चों? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. यानी कि इसमें आ जाएगा आपका फ्रैगमेंटेशन. इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? आपका फ्रैगमेंटेशन. दूसरा तरीका एल्गी के रिप्रोडक्शन का है मेरे प्यारे बच्चों? यह है एसेक्सुअल. तीसरा तरीका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
तो यहाँ पे एल्गी के रिप्रोडक्शन के कितने तरीके हैं गाइस? कितने तरीके गाइस? एल्गी के रिप्रोडक्शन के 3 तरीके हैं। पहला कौन सा है? वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल, तीसरा सेक्सुअल। ठीक है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय, अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो रहा है? फ्रैगमेंटेशन, जो मैंने ऊपर लिखा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? फ्रैगमेंटेशन, कि एक फ्रैगमेंट कट के गिरा, उसने पूरी एल्गी के ग्रो किया। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू थैलस। थैलस क्या है? बॉडी। हर एक फ्रैगमेंट से नई एल्गी की बॉडी बन जाती है। Asexual reproduction is by the production of different type of spores. तो यहाँ पे asexual reproduction में क्या हो रहा है? different type of spores बनते हैं। The most common being the zoospores. They are flagellated. ये जो zoospores होते हैं कैसे होते हैं? Flagellated होते हैं and on germination give rise to new plants, यानी कि new algae plants. Next, sexual reproduction takes place through fusion of 2 gametes. These gametes can be टक 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 टक। इसको समझाऊं? चलो पहले इसको समझाती हूँ, रुको जरा, मैम अभी बढ़िया तरीके से समझाएगी मेरे बच्चों को। रुको एक सेकेंड, ब्लैक बैकग्राउंड कर देती हूँ वरना बच्चों की आंखें बाहर निकल के आ जाएगी। बाय गॉड, मैं नहीं चाहती तुम्हारी आंखें बाहर निकल के आ जाए। आइए अब इस पैराग्राफ को समझते हैं पूरा। यहाँ पे मैं नोट्स बना रही हूँ। रिप्रोडक्शन, एल्गी रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं जो हमने अभी एनसीईआरटी में पढ़ा। ये हेडिंग लिख ली हमने। कितने तरीके से बताया था एनसीईआरटी ने? 3 तरीके से। कितने तरीके थे? 3। पहला कौन सा था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहला कौन सा था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा तरीका क्या था मेरे बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले तो ये 3 चीजें लिख ली जो एनसीईआरटी ने लिखी है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करें तो इसमें क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन। क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन। और एनसीईआरटी लिखती है फ्रैगमेंटेशन में क्या हो रहा है? अगर मान लीजिए ये एल्गी है, ये देखिए ये यूलोथ्रिक्स है, एल्गी, ये एल्गी है। अगर ये इसका फ्रैगमेंट टूट के यहाँ पे गिर गया, ये फ्रैगमेंट है, दिस फ्रैगमेंट will grow into new algae. ये न्यू algae या न्यू थैलस या न्यू बॉडी ये बना लेती है। दिस इज फ्रैगमेंटेशन। अब आते हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs through spores. occurs through what? spores. ये जो स्पोर्स होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? जाइगोस्पोर कहते हैं, जूस्पोर्स कहते हैं। जाइगोस्पोर कहते हैं, जूस्पोर, जाइगोस्पोर, जूस्पोर, जाइगोस्पोर, जूस्पोर। क्या कहते हैं इनको? कहते हैं जूस्पोर्स। क्या कहते हैं? जूस्पोर्स। ठीक है, ये जो जूस्पोर्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं, क्योंकि जू का मतलब एनिमल और एनिमल इज ऑलवेज मोटाइल। ये जो मोटाइल है, क्यों मोटाइल है? क्योंकि इनके पास क्या होता है? फ्लैजिला। क्या होता है इनके पास? फ्लैजिला। ठीक है, अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। यहां पे क्या हो रहा है? फ्यूजन ऑफ 2 डैश। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? यहां क्या हो रहा है? फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। क्या हो रहा है? फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। बट बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड द शेप, गैमीट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब देखिए, ये मेल, ये फीमेल, मेल फीमेल। कौन सी कंडीशन है गैमीट्स की? दिखने में बिल्कुल सेम है गाइस, दिखने में बिल्कुल सेम है। मेल एंड फीमेल गैमीट आर मॉर्फोलॉजिकली सेम, सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मेल एंड फीमेल gamete. This condition is called isogamous. खुशबू, very good. This condition is called as isogamous. Isogamous gamete condition. इसमें अब 2 तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है isogamous flagellated और एक हो सकता है isogamous non-flagellated condition. non-flagellated. ठीक है, हाँ।
अब एक एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड, इसका एग्जाम्पल क्या है? यूलोथ्रिक्स। नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस पायरोगायरा, ये एग्जाम्पल, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसकी ट्रिक यहां पे भी बताऊं परिणीता? चलो, दूसरा है हमारा एनीसोगैमस। एनीसोगैमस में क्या है? मेल और फीमेल गैमीट्स अलग अलग दिखते हैं। मान लो कि ये मेल गैमीट है तो फीमेल गैमीट कुछ ऐसा है, तो डिफरेंट दिख रही है। मेल एंड फीमेल गैमीट लुक्स डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? डिफरेंट, ड से यूडोरीना, ड से डिफरेंट, ड से यूडोरीना, डीरा, डोरीना, डोरीना, यूडोरीना, ये इसका एग्जाम्पल। फिर आते हैं नेक्स्ट, ऊगैमस। तीसरी कंडीशन कौन सी हमारी? ऊगैमस। अगर ऊगैमस कंडीशन को हम देखें तो इसमें क्या है? एक लार्ज इमोटाइल फीमेल गैमीट है और एक स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट है, ठीक है। दिस कंडीशन इज ऊगैमस। याद कैसे रखोगे? ऊ अटवा मामा, ऊ अटवा मामा, ऊ, यानी कि वॉल वॉक्स, ऊ, ठीक है। दूसरा ऊ फ्यूकस, ऊ फ्यूकस, वॉल वॉक्स। ठीक है बच्चों? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो इधर, तो अब इसको पढ़ते हैं और फिर से समझते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या किया है, फिर रिवाइज हो जाएगा हमारा वापस, ठीक है। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन का तरीका क्या था? वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में कौन सा तरीका पॉपुलर है? फ्रैगमेंटेशन। फिर दूसरा तरीका कौन सा था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं? स्पोर्स। ये स्पोर्स क्या कहलाते हैं? जू स्पोर्स। ये जू स्पोर में जू आता है, मतलब कि ये क्या है? मोटाइल। ये मोटाइल क्यों है? क्योंकि इनके पास फ्लैजिला है। फिर तीसरा तरीका कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन होता है किसका? दो गैमीट्स का। Now based on the shape and sizes we have first condition called isogamous. Isogamous में क्या होता है? The male and female gametes are similar in shape. ठीक है, देखिए flagellated similar in size and shape, it is Eulothrix. Non-flagellated similar shape and size, it is Spirogyra. It is Spirogyra. फिर आते हैं when the male and female gamete appears different, anisogamous. एग्जाम्पल यूडोरीना। अरे आना रीना, डर मत रीना, यूडोरीना, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट इज कॉल्ड अटवा मामा ऊगैमस, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल क्या है? वॉलवॉक्स फ्यूकस, वॉलवॉक्स ग्रीन algae, ग्रीन algae, फ्यूकस ब्राउन algae, ब्राउन algae, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं, ये वाला समझ में आया? नाउ वी हैव डायग्राम। ये कॉलोनियल ग्रीन algae है, कॉलोनियल ग्रीन algae। दिस इज अ डायग्राम ऑफ वॉलवॉक्स। इसका गैमीट कैसा होता है जल्दी बताओ आप चैट बॉक्स में, वापस से रिवाइज करेंगे। ऊगैमस कैसी कंडीशन होती है? ऊगैमस। ये फिलामेंटस है, फिलामेंटस। फिलामेंटस के दो एग्जाम्पल हो सकते हैं, स्पायरोगायरा भी और यूलोथ्रिक्स भी। स्पायरोगायरा भी और यूलोथ्रिक्स दोनों फिलामेंटस होते हैं, बट यूलोथ्रिक्स का गैमीट कैसा होता है? आइसोगैमस
फ्लैजिलेटेड, आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड गैमीट होता है, जबकि स्पाइरोगायरा फिलामेंटस होता है, बट इसका गैमीट कैसा होता है? आइसोगैमस नॉन फ्लैजिलेटेड, आइसोगैमस नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट होता है। नेक्स्ट, ये 3 डायग्राम और हैं जो ब्राउन के हैं, ये अभी हम यहां पहुंचे नहीं है इसलिए हम करेंगे नहीं अभी। चलो, ये रेड के। अब आते हैं एल्गी के क्या फायदे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इस वाले पैराग्राफ के ऊपर आप लिखेंगे एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, लिख लो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। ठीक है, नाउ एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज। ठीक है, मेरे अंदर मुझे लग रहा है मेरी इंग्लिश टीचर की आत्मा आ गई है। ठीक है, at least a half of the total CO2 fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis। इसका क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि more than 50% of carbon dioxide is fixed by algae, fixed by algae। ये वो साधारण मतलब है जो तुम्हें समझ में आएगा, ये वो अंग्रेजी थी जो हमें समझ में नहीं आती है मेरे बच्चों। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट। नाउ बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरमेंट। दिस इज अ सेकेंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। पहला तो रोल ये हो गया, दूसरा इंक्रीजेस लेवल ऑफ डैश, लेवल ऑफ किसका? लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन सराउंडिंग वाटर। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है कौन? फंगस। कौन? फंगस। ठीक है, नेक्स्ट, ये हो गया सेकंड फंक्शन। अब आते तीसरा, दे आर ऑफ पैरामाउंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर in on the basis of food cycle of all aquatic animals in ocean। ये देख रहे हो, they can act as primary producers in the food chain। तो तीसरा फंक्शन क्या है? they act as primary producers in water। चलो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट। many species of Porphyra, Laminarian and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food। इसकी ट्रिक टू रिमेंबर क्या है ये मैं बताती हूँ। ये देखिए, इसे फोर्थ लिख लीजिए, इसकी ट्रिक टू रिमेंबर। मैं तो आज खाऊंगी सिर्फ स्पेशल खाना, गाइस समझ रहे हो? मैम आज खाएगी सिर्फ स्पेशल खाना, यही आपकी ट्रिक है। ये देखो, स्पेशल, स्पेशल एस से क्या याद रखोगे? सरगैज़म, सरगैज़म। पी से याद रखोगे? पोरफायरा। एल से याद रखोगे? लेमिनेरियन। स्पेशल फूड खाने का है, स्पेशल। 70 स्पीशीज क्या है हमारी? एडिबल एल्गी, एडिबल एल्गी ऑफ मरीन एल्गी। इतनी खा सकते हैं हम आराम से, लिया और खाया, लिया और खाया। ठीक है बच्चों, आ रहे समझ में या नहीं आ रहे? शीबा आ रहा है सबको समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं। अब आते हैं एक और नीट का बहुत ही फेवरेट पीवाईक्यू क्वेश्चन, जहां से हजारों सवाल अभी तक बन चुके हैं नीट के। नेक्स्ट, सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड algae प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। क्या होता है हाइड्रोकोलॉइड? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस को कहते हैं हाइड्रोकोलॉइड। जो पानी को अपने अंदर बसा ले उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकोलॉइड। ठीक है, हाइड्रोकोलॉइड क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जैसे एल्जिन, जैसे कैराजीन। एल्जिन ये हो गया ब्राउन एल्गी में। ठीक है, एल्जिन ब्राउन एल्गी में होता है। कैराजीन किस में होता है? रेड एल्गी में। कारा, रारा, काराजीन, ऐसे नहीं आता, कैराजीन नहीं, काराजीन। रेड एल्गी। बोलो मैम के साथ एक बार और, काराजीन। अरे बस याद करा रही हूं,
कैराजीन भी बोल सकते हो यार तुम लोग, कैराजीन, काराजीन, र से रेड एल्गी, ठीक है। एल्जिन, ब्राउन एल्गी, ऐसे याद रखना, ठीक है। नाउ दीज कैराजीन एंड एल्जिन आर हाइड्रोकोलॉइड्स, और हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं ये? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस विच आर यूज्ड कमर्शियली। अब इसे कमर्शियली यूज किया जाता है, कैसे अभी बताते हैं। अगार, अगार कहां से लिया जाता है? ब्राउन एल्गी से, रेड एल्गी से, हे भगवान गलती हो गई, कहां से लिया जाता है? रेड एल्गी से मिलता है अगार। वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये जिलीडियम ग्रेसिलेरिया दोनों किसके एग्जाम्पल्स है? रेड एल्गी के, दोनों किसके एग्जाम्पल्स है? रेड एल्गी के। आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स इन लैब, लैब में जो होते हैं ना उसके लिए। शाय गर्ल मुझसे कह रही है मैम आप मोटी हो गई हो। बेटा आपको इससे मतलब है कि मैं मोटी हूं, पतली हूं? शाय गर्ल, जब आप इतनी शाय हैं तो शाय रहिए ना, गलत तो नहीं बोल रहे बच्चे हम। शाय गर्ल को शाय रहना चाहिए ना, बट शाय गर्ल शाय नहीं है, ज्यादा बोल रही है। यस, इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, तो ये अगार कहाँ कहाँ यूज होता है? लैब्स में यूज होता है माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, आइसक्रीम बनाने में यूज होता है, जेलीज को बनाने में यूज होता है, तीनों चीजों में यूज होता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए, आइसक्रीम्स के लिए और जेलीज के लिए। अब आते हैं क्लोरेला, जो कि टेक्निकली प्रोटिस्टा में है। यहाँ पे कंफ्यूजन हमेशा रहती है, एनसीईआरटी को ही कंफ्यूजन है इसको लेके, ठीक है। क्लोरेला यूनिसेल्युलर एल्गा, अब यहां पे इसे यूनिसेल्युलर एल्गा बोल रहे हैं, वाह। इज रिच इन प्रोटीन एंड यूज एज फूड सप्लीमेंट्स इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स। तो स्पेस ट्रैवलर्स कौन सा खाना खाते हैं? क्लोरेला, जो कि किस में रिच होता है गाइस? किस में रिच होता है? किस में? प्रोटीन में। अब इसको रिवाइज करेंगे पूरे स्लाइड को, आ जाओ भाई, आओ पूरा रिवाइज कराती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसका रिविजन बहुत ही जरूरी है। एक बार रिवीजन हो जाता है ना तो बच्चे को सारे पॉइंट समझ में आ जाते हैं। चलो रिवाइज करें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। चलो आ जाओ, पहला पानी पी लो थोड़ा सा। आइए पहला पॉइंट, मोर देन, चलिए आंसर दीजिए, मोर देन -% ऑफ CO2 is fixed by algae। जल्दी जल्दी फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर आ जाने चाहिए चैट सेक्शन में, जैसे कि हम पूरा टॉपिक रिवाइज भी कर ले, ठीक है। algae increases levels of dash in immediate water। तीसरा, थर्ड, ओके ओके ओके, तीसरा कहते हैं हाँ, मोर देन डैश स्पीशीज ऑफ मरीन algae आर एडिबल। एग्जाम्पल स्पेशल, ठीक है। अब ये इसकी फुल फॉर्म भी बतानी है, स्पेशल का क्या मतलब है। फोर्थ, ब्राउन algae के पास कौन सा हाइड्रोक्लोराइड होता है? रेड algae के पास कौन सा हाइड्रोक्लोराइड होता है? वो कौन सी ऐसी चीज है विच इज यूज फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, जेलीज एंड आइसक्रीम बनाने के काम आता है। और ये जो भी सब्सटेंस है ये कहां से एक्सट्रैक्ट होता है, उसके दो एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक यूनिसेल्युलर ग्रीन alga है, डैश, ये प्रोटीन में रिच होता है, इसलिए इसे कौन खाता है? तो इस तरीके से आपको पूरा जो पैराग्राफ मैंने बताया ना वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको नीट में भी देखने को मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग, बट यही रहेगा सारा थ्योरी। तो सबसे पहले मोर देन 50% of CO2 is fixed by algae. Algae increases levels of dash
oxygen in the immediate water. More than dash species of marine algae are edible. How many? 70. वो स्पेशल खाना कौन सा है जो हमें खाने में मजा आ जाता है मेरे बच्चों? S से क्या है? सरगैज़म. P से क्या है? पोरफायरा. L से क्या है? लेमिनेरियन. लेमिनेरिया. ब्राउन algae के पास क्या है? कैरोजीन या एल्जिन? कैरोजीन, एल्जिन. कैरोजीन, एल्जिन. क्या लिखूं? इसके पास है एल्जिन. रेड algae के पास क्या है? काराजीन. र र र. रेड algae, कैराजीन. वो क्या है जो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए यूज होता है, जेलीज बनाने में यूज होता है, आइसक्रीम्स बनाने में यूज होता है? वो है अगार. और अगार कहां से आता है? रेड algae. दो एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी ने इसके, ग्रासिलेरिया या जिलीडियम. जिलीडियम जली, जिलीडियम जली. ठीक है ना. यूनिसेलुलर ग्रीन alga कौन सा था? स्पाइरोगायरा, क्लोरेला. एनसीईआरटी ने कौन सा बताया? क्लोरेला. कौन सा बताया? क्लोरेला. ये बहुत प्रोटीन रिच होता है, इसलिए कौन खाता है इन्हें? स्पेस ट्रैवलर्स. कौन खाता है इन्हें? स्पेस ट्रैवलर्स, एस्ट्रोनॉट्स. एस्ट्रोलॉजर मत मार्क कराना गधो. ठीक है. चलो हो गया रिवाइज अच्छे से. मुझे लगता है आप कोई भी डाउट नहीं होगा इस पैराग्राफ में. किस तरीके से याद करना है, कैसे इसको लिखना है, पूरा याद करा दिया. ठीक है. अब हम शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी से, यानी कि क्लोरोफाइसी से. ठीक है. फिर इसको फिर से रिवाइज करेंगे. चलो भाई शुरू करते हैं. रुको बेटे, हल्का सा मुझे आज कोल्ड हो रहा है. रुको मैं विक्स लगा लेती हूँ. तुम्हारी टीचर बहुत ही देसी है. कोल्ड हो रहा है, हल्का सा ना नोज ब्लॉक हो रही है. एक सेकेंड विक्स लगा के आती हूँ. एक सेकेंड ना, जाना नहीं कहीं. स्क्रीन पे नहीं लगा सकते ना विक्स. हाँ अब आइए, अब आइए. सांस आई है भाई, सांस आ गई. हा. अब आइए सांस. हाँ. अब नाक खुली है भाई, नाक खुली है. अब सांस आ रही है. चलो आओ भाई, अब आगे चलते हैं. क्लोरोफाइसी. अब क्लोरोफाइसी क्या है देखते हैं. क्लोरो मीन्स हरा, फाइसी माने एल्गी. तो यानी कि कौन सी एल्गी हो गई गाइस? ये हो गई ग्रीन एल्गी. कौन सी हो गई ये? ग्रीन एल्गी. अब ग्रीन एल्गी के पास क्या है? क्लोरोफिल है. कौन सा क्लोरोफिल है बच्चों? यस, इसके पास है क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी, जिसमें क्लोरोफिल ए जो होता है वो होता है चीफ पिगमेंट. ये क्या हमारा चीफ पिगमेंट है. और जबकि क्लोरोफिल बी हमारा क्या है? एक्सेसरी पिगमेंट है, यानी ये सहायक है, ये ब्राइड्समेड है. और ब्राइड कौन है? क्लोरोफिल ए. ठीक है. अब आगे चलते हैं. द मेंबर्स ऑफ द क्लोरोफाइसी commonly called as green algae. क्या बोलते हैं इसे? ग्रीन algae. The plant body. अब इसकी जो प्लांट बॉडी कैसी हो सकती है ग्रीन algae की? ध्यान दीजिए यहां पर. कैसी हो सकती है? यूनिसेलुलर, as we see in case of chlorella. as we see in case of chlorella. बेटा बार बार एग्जाम्पल्स लिखिए, वरना ये चैप्टर याद नहीं होगा आपको. मैंने भी ऐसे याद किया इस चैप्टर को. बार बार लिखिए. कॉलोनियल ग्रीन एल्गी. एग्जाम्पल वॉलवॉक्स. इसका एग्जाम्पल क्या है? वॉलवॉक्स. देखो मैम बार बार एग्जाम्पल लिख रही है, वरना कैसे याद करेंगे? कंफ्यूज होते जाएंगे. फिलामेंटस, फफ, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा. देखिए हो रहा है ना याद बार बार लिखने से. दे आर यूजुअली grass green due to the dominance of pigment chlorophyll A and chlorophyll B. जैसे मैंने आपको बताया इसमें कौन कौन सा क्लोरोफिल होता है? A and B. A रहेगा चीफ पिगमेंट, B रहेगा एक्सेसरी पिगमेंट. ठीक है. नेक्स्ट, द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट. और ये पिगमेंट कहाँ होते हैं? प्लास्टिड के अंदर होते हैं. और उस प्लास्टिड का नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट, जहां पे फोटोसिंथेसिस भी होता है.
द क्लोरोप्लास्ट में बी, अब इसके क्लोरोप्लास्ट की शेप भी अलग अलग है ग्रीन एल्गी में। ये डिस्कॉइड शेप हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, रिबन शेप्ड हो सकता है, बहुत तरह का हो सकता है, ठीक है, इन डिफरेंट स्पीशीज। Most of the members have one or more storage bodies called pyrenoids. इनके पास कौन सी बॉडीज होती है? ग्रीन एल्गी के पास स्टोरेज बॉडीज होती है जिसका नाम है पायरिनॉइड्स, लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। स्टोरेज बॉडी का नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे सब चैट बॉक्स में। इनके पास क्या होती है? स्टोरेज बॉडीज होती है। इन स्टोरेज बॉडीज को क्या कहते हैं एवरीवन? पायरिनॉइड्स कहते हैं। और ये पायरिनॉइड्स कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट पे होते हैं। ये लिखा एनसीईआरटी ने, ठीक है। अब आते हैं प से पारो, भी बताती हूँ। पायरिनॉइड्स कंटेन, प से पारो, प से पायरिनॉइड, प से प्रोटीन। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, यानी कि इनके पास पायरिनॉइड्स में क्या क्या चीजें होती है, स्टोर बॉडी में क्या क्या चीजें होती है। पायरिनॉइड्स के पास होता है प्रोटीन एंड स्टार्च। क्या होता है? प्रोटीन एंड स्टार्च दोनों होता है पायरिनॉइड्स में, और ये पायरिनॉइड्स कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है बच्चों। नाउ सम alga may store food in the form of oil droplets. कुछ ऐसे भी algae है जो खाने को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। Green alga usually have a rigid cell wall made up of cellulose and pectin. अब इसको कैसे याद करेंगे मैं बताती हूँ। इसकी सेल वॉल कैसे याद करनी है, ट्रिक बताती हूँ। सेल वॉल रिजिड है और आउटर है और इनर है। अरे वो आजकल तुम्हारे एक चैट बॉक्स में चला नहीं था, ओपी ओपी ओपी, बड़ा लिखते थे तुम हर चैट्स में, जहां भी कुछ लिखो ओपी 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 मैम, ओपी 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 मैम, तो ओ पी ये हो गया पेक्टोज, इनर सेलुलोज। एक याद होगा तो दूसरा अपने आप याद रहेगा। ओपी 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 लिखते थे ना तुम लोग चैट्स में, ओपी ओपी ओपी, बस ये वही तुम्हारी वाली ट्रिक है, जेनजी ट्रिक। नेक्स्ट, अब इसमें रिप्रोडक्शन 3 तरीके का है फिर से। वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous कंडीशन या भी आइसोगैमस कंडीशन, अभी देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन, ये तो सेम चीज है, कोई फर्क नहीं आया, और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। Asexual reproduction is by flagellated zoospores produced in zoosporangia. अब ये zoospores बनते कहाँ हैं? zoosporangia में। The sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of sex cells and it may be isogamous. Example, flagellated, isogamous flagellated, आइसोगैमस नॉन फ्लैजिलेटेड। एग्जाम्पल फिर से, जिसे कि रट जाए, एग्जाम्पल ठोक दीजिए चैट बॉक्स में। हाँ, क्या है फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस? FUC। ओह सॉरी, पूरा नहीं लिखना था, वो दिल में लिखना था, सॉरी। फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स, ठीक है, ये ट्रिक है इसकी। फ्लैजिलेटेड फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स आइसोगैमस कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगा? यूलोथ्रिक्स। नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगायरा। एनीसोगैमस गाइस, एनीसोगैमस एक एग्जाम्पल मैम ने बनाया था, डिफरेंट, डिफरेंट, यूडोरीना। oogamous वॉल्वॉक्स, ठीक है। अब इसके सारे वो कर लेते हैं। इसकी ट्रिक, क्लासी कार एसयूवी उड़ गई, ठीक है, नॉट माई ट्रिक। क्लासी कार एसयूवी उड़ गैया,
ठीक, अब इसकी ट्रिक को डिकोड करते क्या क्या है। सी से क्लोरेला जो कि हमारी यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है, सी से क्लेमिडोमोनास यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, देन नेक्स्ट वी हैव कारा, ये भी है। और दूसरे सी से क्या है, एनीबॉडी हु कैन हेल्प मी विद अनदर सी? यस बच्चों, क्लासिक कार। एस से बता देती हूँ इतने, स्पायरोगायरा, यू से यूलोथ्रिक्स, वी से वॉलवॉक्स, उड से ड से यूडोरीना, और गई से जी से ग्रीन एल्गी। ये इसका ट्रिक। क्लैडोफोरा, यस आई वाज मिसिंग ऑन वन सी, दैट इज क्लैडोफोरा। थैंक यू। क्लैडोफोरा, ये सारे एग्जाम्पल्स है जो मैंने लिखवा दिए। कोई सिंगल गर्ल है यहाँ? सिंगल गर्ल की माँ भी है यहाँ पे, बता जरा। ठीक है, ये ट्रिक है हाउ यू कैन रिमेंबर ऑल द ग्रीन एल्गी पार्ट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, फियोफाइसी। नाउ व्हाट इज फियोफाइसी बच्चों? फियोफाइसी इज योर ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी, इसके पास भी चीफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है प्लस क्लोरोफिल सी होता है, प्लस इसके अलावा इनके पास क्या होता है, फ्यूकोजेंथीन भी होता है जिसके कारण इसका ब्राउन कलर आता है। इसके अलावा केरेटिनॉइड्स भी होते हैं, प्लस केरेटिनॉइड्स के अलावा इनके पास ज़ैंथोफिल्स भी होते हैं पिगमेंट। जितना ज्यादा पिगमेंट होगा वैसा उसका कलर होता जाएगा। ठीक है, यस। चलो, द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज ब्राउन एल्गी, आर फाउंड प्राइमरली इन द मरीन हैबिटेट्स। कहाँ मिलता है बच्चों ये? ज्यादातर मरीन हैबिटेट्स में, यानी कि फ्रेश वाटर में कम देखने को मिलती है हमें ज्यादातर ये मरीन वाटर में देखने को मिलती है। क्या? हमारी ब्राउन एल्गी। ठीक है, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म जस्ट लाइक अदर्स। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड to filamentous form like ectocarpus to profusely branched represented by kelps। तो इनकी फॉर्म्स तीन तरह की है, सिंपल ब्रांच्ड, फिलामेंटस फॉर्म, एक्टोकार्पस, प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड, बहुत सारी ब्रांचिंग जब निकलती है, दैट इज कॉल्ड केल्प्स, विच में रीच अप टू अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स। कहां तक पहुंच सकते हैं? 100 मीटर लंबे हो सकते हैं। ठीक है, यस। दे पोजेसेस, अब इनके पास कौन कौन से हैं पिगमेंट्स? दे हैव क्लोरोफिल ए एंड सी, इसके अलावा दे हैव केरेटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, ये भी है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल, केरेटिनॉइड्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूकोजेंथीन प्रेजेंट इन देम। Food is stored. Now this is PYQ question which I am going to highlight of course. Food इनमें store होता है in the form of complex carbohydrate which is called as laminarian or mannitol. वहां पे food किस फॉर्म में स्टोर हो रहा था? स्टार्च एंड प्रोटीन। यहाँ पे food किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? laminarian और mannitol। The vegetative cells have a cellulosic cell wall. उनकी सेल वॉल कैसी थी? उनकी सेल वॉल कैसी थी? आउटर पेक्टोज, इनर सेलुलोज। इनकी सेल वॉल कैसी है? सेलुलोजिक वॉल। यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। एल्जिन क्या है? एक तरह का हाइड्रोकोलॉइड है। क्या ये एक तरह का हाइड्रोकोलॉइड? क्या होता है हाइड्रोकोलॉइड? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है। क्या होता है ये? एक तरह का वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है हाइड्रोकोलॉइड। ठीक है बच्चों, द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्ट a centrally located vacuole and nucleus. The plant body is usually attached to the substratum by a hold fast and has a stalk
called as type and a leaf-like photosynthetic organ called frond. आइए इसका डायग्राम बना के दिखाती हूँ, रुको, इसका भी डायग्राम बना के दिखाती हूँ। देखो अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो एनसीईआरटी क्या कह रही है। ये एक पत्थर है, रॉक, क्या ये एक रॉक, सबस्ट्रेटम, ठीक है। एल्गी को इससे जुड़ना है, तो एल्गी को अगर इससे जुड़ना है तो इसे एक अडहेसिव ऑर्गन चाहिए, इसको क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट, इसको क्या कहेंगे, होल्ड फास्ट। ये वो चीज है एल्गी का जो सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करेगा। उसके बाद यहाँ पे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइप। स्टाइप क्या है, स्टॉक, डंडी। फिर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसके पास, ये इसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसमें न्यूक्लियस और वैक्यूल्स होते हैं। ये जो है दिस इज कॉल्ड फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड, इस फ्रॉन्ड में आपके पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स। दिस इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस इज हाउ अ ब्राउन algae looks like. Leaf like structure is called frond, stalk like structure is called stipe, and the structure which connects it with the substratum is called hold fast. समझ लगा? यस बच्चों, यही सब चीजें यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखी है, ये रहा सारा। अब इसके रिप्रोडक्शन पे चलते हैं। रिप्रोडक्शन इसका बहुत सिंपल है, वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन। वेजिटेटिव इज फ्रैगमेंटेशन, कुछ नया याद नहीं करना। वेजिटेटिव इज बाय फ्रैगमेंटेशन, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स, बट बायफ्लैजेलेटेड या यूनिफ्लैजेलेटेड वो देखते हैं। Asexual reproduction in most brown algae is by birth से brown, birth से biflagellated, birth से brown, birth से biflagellated, birth से brown, birth से biflagellated, ऐसे ऐसे बोलो बार बार। Biflagellated zoospores, क्यों है biflagellated brown algae, ब ब ब ब, ठीक है। Now that are pear shaped, और ये zoospores कैसे pear shaped है, ऐसे हैं, biflagellated है ऐसे, and have two unequal laterally attached flagella. अब ये एपिकल अटैच है, ये भी गलत किया मैंने। It should be pear shaped and two laterally attached flagella. ऐसा दिखता है इसका जूस्पोर, ऐसा। बायफ्लैजेलेटेड है, लेटरली अटैच्ड है, क्या, फ्लैजेला जूस्पोर से। pear shaped ये दिखता है, pear shaped, टू अनइक्वल है, एक लंबा एक छोटा, और लेटरली अटैच्ड है। ये इसका डायग्राम बना लो, बना लो, ठीक है, डन। तो इसका जूस्पोर कैसा है, पियर शेप्ड है, पियर शेप्ड, दो फ्लैजेला हैं, एक छोटा एक बड़ा, और इस तरीके से दिखता है इसका। सो दिस इज बायफ्लैजेलेटेड, बायफ्लैजेलेटेड, पियर शेप्ड जूस्पोर, जूस्पोर। देखिए और कैसे एक्सप्लेन करूं, डायग्राम बना दिया, सब कुछ कर दिया दीदी। अच्छा इसकी क्या एग्जाम्पल कहाँ गए, कुछ कटवट गया है क्या इसका पार्ट, देखना जरा एनसीईआरटी में, यहाँ कुछ मिसिंग है क्या। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oogamous का एग्जाम्पल है इसका, oogamous का एग्जाम्पल है इसका फ्यूकस, फ्यूकस, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल्स बता देती हूं जो हमें बताना है। एग्जाम्पल इसका डिक्टियोटा, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, सरगैजम। इसके ट्रिक क्या है, एक दीदी लाई साग फोकट में, ठीक है, एक दीदी लाई साग फोकट में, ये ट्रिक है इसकी। तो एक एक माने एक्टोकार्पस, दीदी से याद रखना है डिक्टियोटा, लाई से लैमिनेरिया, साग से सरगैजम,
फोकट इज फ्यूकस, ब्राउन एल्गी। ये देखो मैम मुझे बिना ट्रिक के ही सही लगी। चल भाई सैम, जैसी तेरी इच्छा, जैसी तेरी मर्जी, मर्जी टू मर्जी है भाई लोगों सबकी। चले, रेड एल्गी आ जाओ। अब आते हैं रेड एल्गी यानी कि रोडोफाइसी। देखो, द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट। रेड एल्गी रेड क्यों है भाई? रेड एल्गी रेड क्यों है भाई? क्योंकि इसके पास क्या है? रेड पिगमेंट। और वो रेड पिगमेंट कौन सा है भाई? आर फाइकोएरिथ्रिन। तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ पिगमेंट्स कौन से हो गए? क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल डी प्लस आर फाइकोएरिथ्रिन। ये सारे पिगमेंट्स होते हैं आपके किसमें? रोडोफाइसी में। ठीक है। इन देयर बॉडी मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन। अगेन ये भी मरीन होते हैं जस्ट लाइक ब्राउन एल्गी। या तो ये ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज, या तो गर्म पानी के पास मिलेंगी या बिल्कुल नीचे मिलेंगी धरती के डीप। दे आर बोथ वेल लाइटेड रीजन में भी मिलेगी या फिर ग्रेट डेप्थ इन द ओशन भी मिलेगी। यानी नॉर्मल जगह नहीं मिलेगी मेरे बच्चों, या तो बिल्कुल रोशनी, या तो बिल्कुल अंधेरा, या तो बिल्कुल गर्म पानी। ठीक है। द रेड थैलाई, थैलाई मीन्स रेड थैलस बॉडी। जो रेड एल्गी का बॉडी है, मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेल्यूलर। मोस्टली क्या होती है? मल्टी सेल्यूलर। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। अगेन PYQ alert. The food is stored in the form of Floridian starch. तो green algae में starch and protein, and in case of brown algae, laminarian and mannitol. In case of red algae, it is Floridian starch. ठीक है। Now which is very similar. और जो ये Floridian starch है, इसका स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता है? अमाइलोपेक्टिन से और ग्लाइकोजन से। ठीक है। नेक्स्ट, द रेड algae usually reproduces. जो रेड algae होती है वो कैसे रिप्रोड्यूस करती है? वेजिटेटिवली बाय फ्रैगमेंटेशन। तीनों में कॉमन है ये चीज, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन। ठीक है। नाउ दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। अब देखो यहां पे एसेक्सुअली फ्लैजुलेटेड जूस्पोर्स नहीं है, बल्कि नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। हुआ एसेक्सुअल बाय नॉन मोटाइल जूस्पोर्स। पहले वाले के जूस्पोर्स, दूसरे वाले के बायफ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स, और तीसरे वाले के नॉन मोटाइल जूस्पोर्स। ठीक है। सेक्सुअली बाय अगेन नॉन मोटाइल गेमीट्स, नॉन मोटाइल गेमीट्स है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous हो सकता है, अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। इसके एग्जाम्पल क्या है? गोलगप्पे, पानी पूरी। एग्जाम्पल गोलगप्पा, पानी पूरी। तो जी से क्या है? ग्रासिलेरिया, जिलीडियम, पॉलीसिफोनिया एंड पोरफायरा। हो गए एग्जाम्पल। अब एक टेबल बनाई जाए शानदार सी, रिविजन टेबल। आई कॉल इट एज अ रिविजन टेबल। P2G2। चलो अब हम एक टेबल बनाएंगे विच इज गोइंग टू बी द होमवर्क एंड आई विल डिस्कस जब कल की 2:30 बजे की क्लास शुरू होगी। ठीक है। कैसा लगा ये भी बता दो। ओके, तो यहां पे हम लेंगे पैरामीटर्स। यहां लेंगे हम ग्रीन एल्गी, यहां लेंगे ब्राउन एल्गी, और यहां लेंगे रेड एल्गी।
पहला लेंगे पिगमेंट्स, जितने भी है सारे बता दो भाई। फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, फूड स्टोरेज फॉर्म, 5 चीजें, ठीक है। ये होगा आपका होमवर्क। इस टेबल को पूरा आपने कंप्लीट करना है। कल जब मैं आऊंगी तो मेरे प्यारे जो यूट्यूब के छात्र हैं वो मुझे आते ही पहले ये बताएंगे कि मैम ये इसके आंसर क्या हैं। कल की क्लास में यानी कि फ्राइडे की क्लास में हम ब्रायोफाइट्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में थोड़ा टाइम लगता है, फिर ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। कल की क्लास में इस चैप्टर को भी 2 लेक्चर अभी और लगेंगे, लंबे लंबे लगाएंगे तो हो जाएंगे, ठीक है। बाय बच्चों, टेक केयर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, अगर लाइक नहीं किया तो करो, तीसरा ओवर होने के बाद कमेंट भी जरूर करो, ठीक है। चलो बाय बच्चों, टेक केयर, सी यू टुमारो।